तो ताल ठोक के देख रहे हैं आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की लाइनें। चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ, ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो। आज इमरान खान और उनके पाकिस्तान को अटल जी की ये कविता बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि शायद एक बार में तो उसे समझ नहीं आएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और नमाज विवाद के बहाने हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार की साजिश की। पाकिस्तान ने भारत के अल्पसंख्यकों को भड़काने की कोशिश की और ये जताने की कोशिश की कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान का ये बयान वैसे तो चर्चा के काबिल नहीं है, लेकिन इमरान खान बार बार भारत के भाईचारे पर अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि ताल ठोकी जाए इन सवालों के साथ कि भारत के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान का दखल क्यों? क्या इमरान खान भारतीय मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान भारत में दंगे कराना चाहता है? क्या अपनी आतंकी छवि छिपाने के लिए इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ना माना जाए? ये वो सवाल है जो हम लगातार उठाएंगे। अगले एक घंटे में कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हमारे साथ हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए अभिषेक झा हमारे साथ, एआईएमआईएम का पक्ष रखने के लिए सैयद असीम वकार हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र साखला हमारे साथ हैं और हमारे साथ किशोर तिवारी हैं शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। इनके अलावा फॉर्मर डिप्लोमेट जी पार्थसारथी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे बस थोड़ी ही देर में। पाकिस्तान में लंबे अरसे तक उन्होंने सर्व किया है, तो उनका एक्सपीरियंस और स्टेटमेंट को कैसे देखा जाए कूटनीतिक तौर पर, इस पर भी डिटेल में बात होगी। लेकिन सबसे पहले साखला जी, पाकिस्तान जो कह रहा है और उससे पहले राहुल गांधी का, आई एम श्योर आपने अभी इंटरव्यू में सुना होगा, मैंने सवाल पूछा था, कांग्रेस जो बोलती है पाकिस्तान उन्हीं बातों को स्टेटमेंट में उठा लेता है। ये संयोग है या प्रयोग माना जाए इसे? सर, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान क्या बोल रहा है उसको भारत के संबंध में, भारत के इंटरनल मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के वजीर आजम के द्वारा दिए गए बयान को कंडेम्ड करती है। उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत के इंटरनल मैटर पर कोई भी बयान दे। दूसरी बात यह है, भारत के अंदर भी यह घोषित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकी देश है। भारत के खिलाफ लगातार वो इस तरह की घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी बयान दे करके और डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ऐसे पाकिस्तान को भारत के चर्चा में शामिल करना भारत के वर्चस्व की तौहीन है, भारत के एकतात्मकता की तौहीन है और भारत की जनता का समय बर्बाद करना है। मैं इस बात को मानता हूं। दूसरी बात यह है कि भारत के अंदर जिस तरह की भी घटनाएं, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए। आप तौहीन बता रहे हैं, जनता का समय वेस्ट करना बता रहे हैं, दुष्प्रचार करे कोई देश के खिलाफ, उसके दुष्प्रचार के खिलाफ बात करना आपके हिसाब से जनता की तौहीन है? उसके दुष्प्रचार को जाने दिया जाए, उसको जवाब ना दिया जाए, क्योंकि वो समय बर्बाद करना है। हमें इस बात को मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान कोई भी एक्टिविटी करेगा वो भारत के खिलाफ होगी। हिंदू के नाम पर नफरत व हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी हैं। सरकार कब तक अंधी बहरी होने का नाटक करती रहेगी? हैशटैग त्रिपुरा राइट्स 28 अक्टूबर। कौन? राहुल गांधी। Pointing out that Tripura is burning is a call for corrective action, but BJP's favorite cover-up tactic is shooting the messenger. Truth cannot be silenced by hashtag UAPA 8 नवंबर। क्या उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार नाम की कोई चीज बची है 10 नवंबर? और फिर मैं आपसे सवाल पूछ रही तो आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आपसे पता नहीं कैसा सवाल पूछ लिया गया है। सर, गिरिबा में थोड़ा सा तो झांक लीजिए सर। कोई सवाल पूछने की दिक्कत नहीं है, मैं सवाल का जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया है वो हिंदुस्तान के अंदर इस केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार घटी हुई घटनाओं पर है। हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सद्भाव है, सब धर्मों को रहने का, आगे बढ़ने का, अपने मानवाधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है। अगर उस पर कहीं भी कुठाराघात होता है तो कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के एकात्मक ढांचे को एक स्वरूप के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है।
इसलिए अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है, अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता है और उस पर ऐतराज उठाया जाता है, तो यह देश की एकात्मकता के ऊपर प्रहार है। इसके साथ कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। क्यों कि परिस्थितियां होती है, अगर मस्जिदों में ज्यादा जगह नहीं है और अगर त्योहार का दिन है, एक साथ मनानी है, और आज नहीं, भारत की आजादी से लेकर अब तक सड़क पर नमाज त्योहार के दिन मनाई जाती है, और यह बात सब लोगों को मालूम है। लेकिन अब उठाना केवल इस बात का प्रतीक है कि केंद्र की सरकार धर्म के नाम पर देश को विभाजित करने की प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर कहीं पर भी आप इस तरीके से आप एडवोकेट कर रहे हैं कि खुले में ही हो जानी चाहिए प्रेयर्स, तो सर फिर प्लेस ऑफ वर्शिप की जरूरत क्या है? ये सवाल पूछा जाएगा ना, प्लेस ऑफ वर्शिप की जरूरत क्या है, ये सवाल पूछा जाएगा। मत कीजिए, ये एक टेम्परेरी फेज होता है अदिति जी, ये टेम्परेरी फेज होता है। जिस दिन त्योहार का दिन होता है उस दिन जो बड़ी आपको पता है कब से नमाज अदा की जा रही है गुरुग्राम में, ये पता है आपको? पूरे के पूरे जिले के लोग एक जगह कब से अदा की जा रही है और वहां पर ये मनाई जाती है। आप अपना बस कुछ भी आप बिना तथ्यों को वेरीफाई किए सर आप बोल रहे हैं। पहले आप नॉलेज हासिल कीजिए। नहीं, बिना तथ्यों को वेरीफाई किए आप बोल रहे हैं। राजीव जेटली का सवाल आपसे था, जवाब दीजिए। आपको नॉलेज नहीं है सर, आप अपनी नॉलेज को दुरुस्त कीजिए। तथ्य लेकर बैठती हूं मैं। पहले आपको इस बात से दिक्कत हो रही थी कि पाकिस्तान से क्यों सवाल पूछ लिया, प्रैक्टिकली अब आप हर बात को जस्टिफाई कर रहे हैं सर। आप किसी तुष्टीकरण की वजह से तुष्टीकरण इस डिबेट में मत कीजिए सर, तुष्टीकरण इस डिबेट में मत कीजिए। अभी आपने सुना नहीं शायद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को, उन्होंने कहा इस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं रजिस्टर्ड। आपको पता होनी चाहिए ये बात, कोई बात नहीं। राजीव जेटली, ऑडियो राउंड कीजिए इनका, राजीव जेटली का जवाब। देखिए, मुझे हैरानी होती कांग्रेस अगर ये बात कह रही है कि खुले में नमाज पढ़ना जस्टिफाइड है, ये होना चाहिए, क्योंकि हर हफ्ते पूरे देश की पूरी शहरों की सड़कें जाम कर दी जाएं और नमाज के लिए एक बात रखी जाती है कि नमाज जमात में पढ़ी जाती है। मैं मानता हूं कि जमात में पढ़ी जाती होगी, अगर पढ़ी भी जाती है तो ये जमात में पढ़ी गई नमाज से कभी किसी को तकलीफ पहले नहीं हुई थी। लेकिन अब आबादी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि आज देखा आपने कि गुरुद्वारे को भी कहा गया कि आप यहाँ पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन, स्कूल, धर्मशालाएं, बाकी सरकारी संपत्तियाँ, इन जगहों पर तो पढ़ी जा रही हैं। अब दूसरे धर्मों के लोगों ने भी कह दिया, अगर उन्होंने ये उदारता दिखा के कह दिया कि आप हमारे यहाँ पर भी नमाज पढ़ सकते हैं, तो आप सोचिए कल का मंजर क्या होने वाला है। कल को हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा वो केवल नमाज के लिए बनाना पड़ेगा। और इस देश के अंदर, ये दुनिया के अंदर नहीं है, दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम इस्लामिक देश हैं, वहां पर अलाउ नहीं कहीं पर भी बाहर बैठ करके नमाज पढ़ना। जो लोग कट्टरता से शरिया कानून मानते हैं, इस्लामिक कानून मानते हैं, उनके देश में तो नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है। लेकिन हमारे देश में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे देश के अंदर हर सड़क पे नमाज पढ़ी जानी चाहिए, हर सड़क को ब्लॉक कर देना चाहिए हफ्ते में। अब तो ये शायद ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मांग भी कर दी जाए कि छुट्टी भी जुम्मे की डिक्लेयर कर दी जाए, और अब ये संडे की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की परिस्थितियां पैदा होंगी तो कैसा आगे भविष्य हम अपने बच्चों को देने वाले हैं। हम अपने बच्चों के लिए अस्पताल नहीं बनाएंगे, हम नमाज सेंटर बनाएंगे। हम बसों के लिए बस अड्डे नहीं बनाएंगे, वहां पर भी नमाज सेंटर बनेंगे। रेलवे स्टेशन में आपने देखा, मुंबई में तो कुछ जगहों पे ट्रेन के आगे नमाज पढ़ी जाती है, रेलवे स्टेशन के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है, अब एयरपोर्ट के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। अरे भैया, आप लोग तो उसको प्रोवोक कर रहे हैं, आप तो कह रहे हैं आइए इसमें हमारा साथ दीजिए, हम कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। ये देश की जनता जो तकलीफें झेल रही है, जैसा आपने गुरुग्राम के अंदर देखा, गुरुग्राम की जनता ने कहा कि हमारी सड़कें जाम हो रही हैं, हमारी जगहों पर लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद हम यहां से नहीं निकल सकते। उस तकलीफ को के मद्देनजर एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कदम उठाया कि भाई इस तरीके से आपको नमाज अदा नहीं करनी दी जाएगी। आप अपने घरों में कर सकते हैं, आप अपने घरों के अंदर कर सकते हैं, आप किसी और जगह पर नमाज अदा कर सकते हैं, आप ईदगाह में कर सकते हैं, आपके पास मस्जिदें होती हैं। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि आपने बाजार बंद कर दिए? और मैं हैरानी इस बात की नहीं है कि कौन नमाज पढ़ रहा है, हैरानी इस बात की है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो ये जो आप कर रहे हैं बहुत बेहतर है, ये करते चले जाइए। ठीक है सर, अब मैं देश को इसी दिशा में लेकर चलिए। जल्दी से सैयद असीम वकार आपका कमेंट लूंगी, इस पूरी बहस पे आपका कमेंट जल्दी से। एक तो ये जो पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान को बड़ी चिंता है, पाकिस्तान का अपना ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो अल्पसंख्यकों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों को लेकर, उसको भारत की बड़ी चिंता, और खासतौर पे उसके भारत के मुसलमानों की बड़ी चिंता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को मारिए गोली, पाकिस्तान पर परमाणु बम मार दीजिए। आई एम नॉट द स्पोक पर्सन ऑफ पाकिस्तान। मैं आपकी बात इतनी देर से सुन रहा हूं, जेटली साहब बोल रहे हैं, जेटली साहब बहुत तकलीफ मुसलमानों से आपको, बहुत तकलीफ मुसलमानों से आपको। आपकी नज़र में मुसलमान दुनिया के बुरे लोग, खाली इतना बता दीजिए
नहीं, कि मैंने कभी जिनको नहीं आप कहा। वोट लेने आपसे के नहीं लिए कहा। हिंदू हिंदू चिल्लाते आपसे नहीं हैं। कहा। आप कह रहे हैं कि कांटों पे बैठना सीखिए। सुनिए सर, वकार साहब, सुनिए आप सर, मुझे कह रहे हैं कांटों पे सुनिए बैठना सर। सीखिए और ये भी मत बोलिए कि मुझे दर्द हो रहा है। सुनिए आप सर, ये बोल रहे हैं कि मुझे ये भी मत सुनिए बोलिए कि मुझे दर्द हो रहा है। सुनिए, अगर ये अपेक्षा करते हैं इस देश से, नहीं जवाब ले तभी लीजिए तो मैं सर, कह एक रहा था, सेकंड का सर। मंजर कैसा राजीव होने वाला है, जेटली जी, उसका सर अंदाजा आप लगाइए। जब बोल रहे थे तो उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं वापस आपको फ्लोर दे दूंगी काउंटर करने के लिए। नहीं, Please। इन्होंने मुझे एक कहा दूसरे कि को- मुझे सर, तकलीफ आपको हो रही है, वापस मैं इनको फ्लोर ये दूंगी बता रहा हूं, काउंटर मुझे कोई करने के तकलीफ लिए। नहीं है। वापस फ्लोर दूंगी सर, वापस फ्लोर दूंगी, वापस फ्लोर दूंगी जी। सैयद असीम वकार, देखिए ये बताऊं आपसे, ये प्रॉब्लम है इनकी। मैं इनसे पूछने जा रहा था, मुसलमान खराब लोग आपकी नज़र में बुरे हैं, नहीं पढ़ने देंगे। हिंदुओं को दलितों को आप मंदिर में नहीं घुसने देते। दलितों को एक ज़माने में जब मुसलमान यहाँ नहीं थे तो दलितों को सड़क पर नहीं चलने देते थे। आप सड़कें पानी से धुलवाते थे। दलितों को कुएं में पानी नहीं भरने देते थे। आप दलितों को आप अनाज दूर से फेंक के देते थे। दलितों को आप उनका साया भी आप पे ना पड़ने पाए, इसलिए परछाई से बचते थे उनकी। आपकी प्रॉब्लम सर ये है, आपकी प्रॉब्लम मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो ये एरोगेंस है, ये छुआछूत, ये जातिवाद है। इस जातिवाद पर आप किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ समाज को खड़ा करके आप हुकूमत चाहते हैं। पहले दलितों के खिलाफ करते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देंगे, मारेंगे, जवाब ले लीजिए उनको राजीव सेहरा जेटली। नहीं बांधने देंगे, उनको घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे। नहीं सर। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। अब घोड़ी नहीं चढ़ने मैं बोल देंगे। रहा हूं, इसका जवाब देता हूं। किसी के बाप का मुल्क है ये? 90 सेकंड से नहीं, सुनिए एक सुनिए मिनट, सुनिए किसी- सुनिए एक सुनिए सेकंड। सर, सैयद असीम वकार, पाकिस्तान- सैयद असीम वकार, पाकिस्तान सर से- भाषा पे नियंत्रण सुनिए सर, सुनिए सर, ये साहब, भारत वकार हर भारतीय का साहब, मुल्क है वकार सर। साहब, मैं सुनिए जवाब मेरी देता हूं। बात प्लीज सर, सुनिए, प्लीज। बात मैं सुनिए। जवाब देता हूं, मैं जवाब नहीं, नहीं, देता एक हूं, मैं सेकंड, जवाब सुनिए, देता एक सेकंड हूं। रुक जाइए। छोटे में जवाब देता हूं। थोड़ा सा, नहीं, बात थोड़ा सा सुनिए सर, पहले आप एक मेरी। सेकंड, बात सुनिए एक पहले सेकंड। मेरी आप। थोड़ा सा बात सर, सुनिए मेरी आप। अरे सर मुझे मत सर, डराइए, मैं बात आपकी सुनिए, बात देखिए, सुन रही हूँ। बात- मैंने तो मैडम, आपको बोलने मंच ही दीजिए दिया मुझे। और मंच पे बोलने के लिए ही नहीं, बुलाया बोलने है दीजिए सर। मुझे मैडम। नहीं सर, सर भाषा पे नहीं, सही मैडम, है। मुझे बोलने सर दीजिए, ये मुझे सर बोलने सर बोलिए, दीजिए। बिल्कुल मुझे- बोलिए, नहीं, लेकिन मैं ऐसी इनको बातें जवाब मत देता कीजिए हूं। कि किसी के बाप इनकी का बात मुल्क का एक नहीं ही है। जवाब ये मेरे इस पास तरह है। की भाषा नहीं सर, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। और ये स्पष्ट नहीं, करते मैं- हुए नहीं, नहीं, ये भारत, मेरे भी- सुन नहीं, लीजिए, ये- भारत सुनिए, ये भारतीयों मेरे का भी- है सर, सुनिए, भारत भारतीयों का है। इस पे किसी के मन में कोई सबका है। कंफ्यूजन ना रहे। सुनिए मैडम। हाँ सर, मैं सुनी रही हूँ आपकी बात, आपकी बात मैंने देखिए, सुनी। बड़ी प्रॉब्लम जानती आपने क्या कुछ है? कहा ऐसा नहीं, आप- जिस पर ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम दर्ज जानती कराना क्या है जरूरी आपकी? था। बात पूरी कर लीजिए 20 सेकंड्स में सर, मेरे पास 4 छोड़िए, ऑब्जेक्शन और करती है रहिए आप। ऑब्जेक्शन जी। आप कर दिए ऑब्जेक्शन। मैं पहले छोटा सुनिए, सा बात जवाब सुनिए दे दूं पहले इनकी आप। बात का। बात नहीं सर, बोलने डराइए दीजिए मुझे। धमकाइए नहीं, डिबेट प्लीज। टाइम खत्म डराइए कर दीजिए। धमकाइए नहीं, बात मैं पूरी आपसे कीजिए कह 20 रहा सेकंड्स हूं, में। ये मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके जो मंदिर होंगे उनके पुजारी जो है वो अपर क्लास होंगे, दलित नहीं होंगे। आप तो उनसे भी प्रॉब्लम है आपको। दूसरी बात, आप कह रहे हैं खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। वहां आपको कंडे डालने का अधिकार सरकार ने दिया है, गोबर फेंकने का अधिकार सरकार ने दिया है। आप बैठ के हनुमान चालीसा बिना परमिशन पढ़ेंगे, ये आपको सरकार ने अधिकार दिया है। आप पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। अब आपने वो आप बोला हनुमान की है बात सैयद कर रहे हैं। असीम वकार, अब आप आपने वो हनुमान बोला चालीसा की है जो परमिशन थी। पाकिस्तान के स्टेटमेंट थी में लिखा है परमिशन सर। आपके पास? नहीं नहीं नहीं, थी। अब आपने आपने वो बोला पढ़ा। है सर जो पाकिस्तान के स्टेटमेंट में जिस बात का पाकिस्तान जिक्र को है सर, आप बम जिसका फेंक दीजिए। जिक्र पाकिस्तान का पाकिस्तान के प्रवक्ता नहीं हूं स्टेटमेंट में है, आप इस मैं पे पाकिस्तान जवाब का लीजिए प्रवक्ता सर। नहीं हूं। ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे, जवाब अरे आप लीजिए लीजिए आप इस जवाब, पर, खूब लीजिए जवाब जवाब। लीजिए इस आप पर। जवाब राजीव लीजिए। जेटली, नहीं, राजीव मैडम, जेटली जवाब ये देंगे, उसके हिंदुस्तान बाद जी को बांटना पार्थसारथी, है। प्लीज जल्दी जल्दी जवाब इस पे दीजिए कि दलितों के साथ आपको भी एक बात यही किया एक गया। बात स्पष्ट जवाब इस पे आपको- दीजिए कि आपको एक दलितों बात के साथ स्पष्ट भी सर, करना आपने अभी चाहता हूं। आरोप लगाया अरुण जी- ना, आपने अभी आरोप लगाया काउडंग को लेकर, जवाब उस पर मिलेगा। जेटली आप साहब, जवाब ये लीजिए उस बोलिए। पर, मैं वकार उस पर साहब जवाब लीजिए। वकार साहब और सुनिए मेरी बात ध्यान वकार से, साहब, और वकार सुनिए साहब, ध्यान से, और सारे वकार पैनलिस्ट से साहब। कह रही हूँ, क्रिमिनल ऑफेंस और छोड़िए, कम्युनल ऑफेंस में चुप फर्क रहिए, करना आप मेरी सीखिए बात सुनिए और अपनी आप। कंस्टिट्यूएंसी को भी ये बात फर्क सुनिए करना पहले आप मेरी। सिखाइए प्लीज। राजीव जेटली, नहीं नहीं, मैं इनका जवाब सब देता हूं। फर्क मालूम है मुझे। वकार साहब, मैं सब एक छोटा फर्क सा मालूम प्रश्न मुझे। आपसे पूछता आपके हूँ, एजेंडे छोटा में सा प्रश्न फंसने आपसे वाले नहीं पूछता है, आसिम हूँ। वकार। सुनिए नहीं, ये सर, ये एजेंडा तो भारतीय आपका जनता काम है, सर। पार्टी- एजेंडा ये के लिए तो भारतीय आप लोग जनता हैं। पार्टी, सुनिए, सवाल पूछने से आप इतना बौखला रहे हैं सर। अरे पुजारी जब आप दलित मुझे होंगे, सवाल ऐलान नहीं कीजिए पूछने आप। दे रहे हैं आज आप ऐलान सवाल कीजिए मुझे कि नहीं सारे पूछने पुजारी दे रहे दलित हैं, होंगे। तो अपनी ऐलान कॉन्स्टिट्यूएंसी को कीजिए क्या आप। सवाल पूछना आप क्या प्रॉब्लम है आपको सिखाएंगे? दलितों क्योंकि से तब तो आपका मुसलमानों वोट खाएगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको क्योंकि आपसे मुसलमानों सवाल से करेगा। दलितों समझ से क्या आता है सर। प्रॉब्लम है, राजीव ये जेटली बताइए। प्लीज, राजीव जेटली। मैं दो बातें पूछना चाहता हूं। पहली दो बातें बताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और दूसरी पूछना चाहता हूं। पहली ये
कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि इस देश के अंदर किसी भी जाति और समुदाय से आने वाला व्यक्ति अगर शास्त्र कर लेता है तो शास्त्री कहलाएगा, उसे पंडित बनने का अधिकार है किसी भी मंदिर में। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्य कर रही है। दूसरी बात, वकार साहब, आप तो दलित नहीं होंगे, अपना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आप जब तक मुस्लिम नहीं थे उससे पहले दलित नहीं होंगे, जितनी जानकारी मेरे पास है। आप दलित के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जिसने अपना कन्वर्जन नहीं करा, जो इसी धर्म के साथ जुड़ा रहा। आप अपने ऊपर उंगली उठाइए, आप अपने ऊपर उंगली उठाइए और आज मंच पे इस बात को बता करके जाइए कि आप दलित थे या किसी उच्च श्रेणी से आते थे, आपने उसके बाद अपना कन्वर्जन किया। ये जो आप घाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दलित और दलित के पास अधिकार नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी इक्वल करती चली जा रही है। जिस लड़ाई को आप लड़ रहे थे वो हमने इक्वल कर दिया है, वो बराबर कर दिया है। आज ना कोई दलित है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई दलित है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ओबीसी है। अगर इस देश के अंदर कोई व्यक्ति है तो वो भारतवासी है। हमारी नजर में हर व्यक्ति भारतवासी है। दिलचस्प है जो लोग सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं, जो लोग सेक्युलर क्रेडेंशियल्स की दुहाई देते हैं, जो पार्टियां आज वो बैठकर इतिहास खोद रही हैं ये निकालने के लिए कि अपनी सियासत को किस तरह से आगे बढ़ाना है। सर, ये जो आप दलितों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना वकार साहब, ये ओवैसी साहब को कहिए अपनी जनसभाओं में जाकर ऐसे युवाओं के लिए बात करें ना बात। इस डिबेट में ही क्यों आपको ये याद आया? आपकी पॉलिटिक्स में इसके लिए जगह होनी चाहिए ना, ग्राउंड पर। उसमें तो आप मुस्लिम करते हैं, उसमें तो नहीं करते आप ये बात। कोई बात नहीं जी। पार्थसारथी जी, इन सबको दिक्कत है कि पाकिस्तान को लेकर सवाल क्यों पूछा जा रहा है? पाकिस्तान को लेकर क्यों सवाल पूछा जा रहा है? सर, आपके पास जो समझ है और जो अनुभव है वो हमारे दर्शकों को बताइए। क्या ये स्टेटमेंट, जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा ये स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट, इसकी टाइमिंग और जो दुष्प्रचार इसमें किया गया है, वो कितना खराब है, कितना खतरनाक है और भारत को उसे किस तरह टैकल करना चाहिए, उसका जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, मैं सेना में रहा हूं, विदेश सेवा में रहा हूं। सेना में सियालकोट सेक्टर में था 65 के जंग में, बहुत पुरानी बात है। मैं पाकिस्तान में रह चुका हूं, कराची में और इस्लामाबाद में। 2 बार कौंसल जनरल था मैं कराची में और उसके बाद राजदूत था इस्लामाबाद में। बात यह है कि पाकिस्तान ने चुन लिया है कि वो एक इस्लामी देश रहेगा, यानी कि उनके सियासत में, उनकी पॉलिटिक्स में, उनके जीवन काल में धर्म के नाम पर हर चीज होता है। रहा सवाल वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वहां आपको देखना पड़ेगा कि 1961 में, जो 1941 में उस इलाके का जो आज पाकिस्तान है, उधर 14% हिंदू थे, आज 2% है। लेकिन ये इस तरह का बदलाव जब बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान में नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक करके बात करना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे धर्मनिरपेक्ष देश हैं। मुझे याद है जब मैं कौंसल जनरल बन के गया था पाकिस्तान को, विदेश मंत्री थे वाजपेयी और नहीं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 2002 जब मैं गया तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मैं वहां राजदूत के पद पर गया और मैंने देखा कि जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान का सवाल है, वो हमें अंदरूनी समस्याओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि जो विदेश नीति है वो देश की आम सहमति से बनती है। और मुझे जो भी वाजपेयी जी ने कहा, मैंने एक रिपोर्ट भेजा था जब हम सक्कर गए थे, वो सिंधु दरिया नदी पर है बीच में, वहां का मंदिर, बड़ा मंदिर, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर सक्कर शहर पर जाएं तो जहां
34 मंदिर थे बंटवारे के समय, सिर्फ 2 रहे। तो इस तरह के कंपैरिजन करना अच्छी बात नहीं है, और इसको अंदरूनी समस्याओं से मिलाना मैं उचित नहीं समझता कि इस तरह की बातचीत, इस तरफ के हमारे आदरणीय सियासतदान यहाँ हैं, वो जिस तरह से बातचीत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान पर इस विषय पर कोई तुलना नहीं। कोई मस्जिद गिरा नहीं, मैंने खुद आंखों से देखा है, 32 मंदिर सक्कर में गिरे हुए थे। पाकिस्तान में बहुत बुरा रहा, और उसके बाद बंटवारा हुआ पाकिस्तान का ही, हमारा नहीं। ठीक ठीक ठीक। किशोर तिवारी, पाकिस्तान के स्टेटमेंट में से पढ़ रही हूँ। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वायलेंट अटैक्स वर अनलीज्ड अगेंस्ट मुस्लिम्स शॉप्स, मॉस्क्स एंड श्राइन्स बाय रेडिकल एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी and its affiliated groups including बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एंड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। सर, आप तो सरकार में हैं, आपका जवाब इस पर? नहीं, ये देखिए, कोई भी मस्जिद या कोई भी चीज तोड़ी नहीं गई है, और मैं मेरी पार्टी की तरफ से ये स्पष्ट करता हूं कि पाकिस्तान के बयान की हम भर्त्सना करते हैं, और महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम समाज बहुत सुरक्षित है, और ये भड़काने की बात है। दूसरा, गजेंद्र साकला जी ने जो बोला कि रास्ते ब्लॉक कर कर नमाज पढ़ी जाए, इससे भी मैं सरोकार नहीं रखता। नमाज तो मंदिरों, अपने इबादत खाने में या प्रार्थना स्थलों में ही होनी चाहिए। दूसरी बात, पाकिस्तान, जैसे पार्थ सारथी जी ने कंपैरिजन की, तो पाकिस्तान की और भारत की कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों के हर स्तर पर जो वो हुआ है, कंपैरिजन नहीं कर रहा कोई भी। इस पूरी डिबेट में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता पाकिस्तान का। वो आतंकी जन्नत है, उसके साथ कौन कंपीट कर पाएगा? वहां पर मानवाधिकार किस तरह से, ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर क्या कुछ कहा जाता है, ये मुझे, अगर ये डॉक्यूमेंट्स में पढ़ने शुरू करूंगी तो शायद पूरी डिबेट निकल जाएगी, और पाकिस्तान के साथ कोई कंपीट नहीं कर सकता, चाहे वो टेररिज्म के लिहाज से हो। ये सितंबर 2021 का है। थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के स्टेटमेंट में हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात कर रहे थे, उसमें साफ तौर पे ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जो साफ तौर पर ये बात कहती हैं, चाहे वो ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी OHCHR की रिपोर्ट हो, या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या कहा। उसने कहा कि एक्सपीरियंस ऑफ 2020 शोज इनजस्टिसेस इफ लेफ्ट सिवरिंग ओनली इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग सीवियर क्राइसिस सच एज पेंडेमिक, दिस मेक्स मेडिकेशन एफर्ट्स ऑल द मोर डिफिकल्ट। ये तो खुद पाकिस्तान की जो इंटरनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ 450 लोग 5128 मिसिंग पर्संस में से पाए गए 2018 से, और उस दौरान 1800 लोग और डिसअपियर हो गए। ये पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा है। तो सर, कंपैरिजन में तो मुझे जाना ही नहीं, कंपैरिजन कोई नहीं कर रहा है, लेकिन ये आप कांग्रेस पार्टी को बताइए ना, ये आपके जो अलाय हैं कांग्रेस पार्टी को भी समझाइए, जो अभी आपके बीच और उनके बीच डिफरेंसेस हैं कि नमाज कहां अदा की जानी चाहिए। मैं दूंगी सैयद असीम वकार, मुझे एक और कमेंट लेना है यहाँ पे, पहले अभिषेक झा का एक कमेंट लूंगी, उसके बाद मैं आपको फ्लोर दूंगी सैयद असीम वकार, और मेरे पास भी आपके लिए सवाल है सर, बिल्कुल आपको फ्लोर दूंगी। अभिषेक झा। नहीं, ऐसा एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ जी, कि मैंने तो धैर्य से सबकी बात को सुन लिया, मुझे भी मौका दीजिए। देखिए, हम भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, जहां हर किसी को किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के नियम कानून को मानने की आजादी है। भारत के संविधान ने हमें इतनी ताकत दी है। हमारे देश के अंदर मसले और मामले होते रहते हैं, ठीक है, वो सब मामले मसले चलते रहते हैं, लेकिन इस तरह से पाकिस्तान के लोग अगर बिना फीस के वकील बने हुए हैं और अपनी कोई टीका टिप्पणी हमारे देश के विषय में करना चाहते हैं, तो यह कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यह उनके लिए एकदम एक चेतावनी स्वरूप है कि आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। अदिति जी, आप लगातार डाटा के माध्यम से बता रही हैं देशवासियों को, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान जैसा आतंकी राष्ट्र किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों के लिए रहने लायक राष्ट्र नहीं। अरे वो तो पाकिस्तान के लोग अगर ये सोचते हैं कि वो यहाँ के लोगों की भावनाओं को भड़का देंगे तो पूरी तरीके से वो मगालते में, ये कभी संभव है ही नहीं। लेकिन अगर किसी के भी मन में यहाँ से उस बात को लेकर समर्थन का भाव चला आता है, या उस भाव के विषय में अगर ये लोग सोचने भी लगते हैं, तो ये इन लोगों की कोरी मानसिकता हो सकती है।
देश के प्रति प्रेम का भाव रखने वाला कोई भी इंसान पाकिस्तान से आई हुई किसी भी आवाज को सुनना तक पसंद नहीं करता है। और हम डिस्कशन भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके माध्यम से हम देशवासियों को और पाकिस्तान में बैठे लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सके कि आप अगर कोई भी बकवासपूर्ण बात हमारे देश के विषय में करेंगे तो हम ये बात मानने नहीं वाले। तो पाकिस्तान के लोग चाहे जितना मर्जी कुछ भी कह ले, चिल्ला ले, लेकिन उसका कोई फर्क देश में नहीं पड़ने वाला है। हम लोग हर एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का सम्मान करते हैं और हर किसी के लिए यहाँ पे आस्था का माहौल और वातावरण है। सैयद असीम वकार, देखिए फिर से बोल रहा हूं कि मैं अपनी जान दे सकता हूं लेकिन पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता। किसने कहा आपसे? मैं हिंदुस्तान का एक सच्चा और अच्छा नागरिक हूं। सर किसने कहा आपसे? सुनिए, पहले बात सुनिए मैडम, सुनिए मैडम। लेकिन मैं आपकी तरह से उन लोगों का भी समर्थन नहीं कर सकता जो हिंदू मुस्लिम में देश को बांट रहे हैं। मैंने बहुत छोटी सी बात पूछी कि इसी देश में एक दलित महिला थी, देवी का रूप उसको दिया जाता है, जिसने अपना वक्ष काट के दे दिया था। मतलब कपड़े पहनने नहीं देंगे और पहन लेंगे तो टैक्स लेंगे। ये मुसलमानों ने कानून बनाया था। अंबेडकर साहब को स्कूल में नहीं बैठने देते थे, एजुकेशन का हक नहीं दे रहे थे। ये मुसलमानों ने किया था। पहले आप सर ये कौन सा दौर था? आज आप दूसरे के खिलाफ हैं। नहीं सर अभी आपने 2-3 बातें की है ना सर। राजीव जेटली मैं दूंगी फ्लोर, एक सेकंड रुक जाइए। ये कौन सा दौर था सर? ये आजाद भारत है? सुनिए मैडम। सर सुन ही रही हूँ, तब से सुन रही हूँ सर। मैडम बात, ये आजाद भारत था। आपने अभी अंबेडकर साहब का जिक्र किया। आप सर आप भूल गए, जिन अंबेडकर साहब का आपने जिक्र किया उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें किस नाम से, उन्हें किस उपाधि से जाना जाता है? शायद आप भूल गए सर, आप भूल गए। मैं आपसे जो कह रहा और आप सर, आप जब ये कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम करने वालों की आप बात सुनती हैं सर, मैं तो आपकी बात मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से लोग जुल्म करते थे? आपकी बात भी सुनती तो मैं हूँ, आजाद और गुलाम की नहीं सुनती हूँ, आपकी बात भी सुनती हूँ। और अब आप आइए जरा मेन सवाल पर। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि जहां पे नमाज अदा की जाती है वहां पर काऊ डंग फेंका गया। पुलिस के पास ये मामला कब पहुंचा, कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, बताइए। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि खाली इतना बता दीजिए सर। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन। पुलिस ने दी, अभी मैं जो पूछ रहा हूं वो जवाब दीजिए आप। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं कि अगर बड़ी बात कही थी इस डिस्कशन में, बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया है। पुलिस के पास ये मामला कहां पहुंचा, कब पहुंचा, बताइए। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि आप उन लोगों को लाइए जो लोग अपने गुरुद्वारों में मुसलमानों से कह रहे हैं आइए नमाज पढ़िए। मैं आपसे ये वो हमारे हिंदू भाई जिन्होंने कहा आपने हमारे घर में ये जो आपने आरोप लगाया वो हिंदू भाई जिन्होंने कहा आप हमारे हॉस्पिटल में पढ़िए, ये मामला पुलिस में कब पहुंचा? ये विवाद नहीं है देश का, ये विवाद देश का नहीं है मैडम। इस डिबेट में आप दूसरों को कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। आप बताइए, आप आजाद है अपनी बात करने के लिए। सर आजाद नहीं हूँ, सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आजाद तो मैं हूँ और आजादी मुझे इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जैसे कि आपको भी देता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के साथ देता है कि आप इस देश के भाईचारे को हम नहीं कर सकते। आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते जिससे इस देश के भाईचारे को ठेस पहुंचती हो। बताइए मुझे, आपने ये जो आरोप लगाया था कि काउडंग फेंका गया जहां पर नमाज करी जा रही थी, कहां पर हुआ ये बताइए। देश जानना चाहता है सर, देश यही जानना चाहता है आज जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। जवाब दीजिए मुझे। आपने ये आरोप लगाया है, इसका जवाब चाहिए। 30 सेकेंड। नहीं मुझे पता है अब आप ये सब बातें करेंगे क्योंकि आपके पास अपने आरोप का आधार नहीं है। बुनियाद बताइए मुझे, आरोप की बुनियाद बताइए, आरोप की बुनियाद बताइए मुझे। और चिल्लाइए। मैं तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मेरे सवाल में ही इतना दम है। आप चुप हो गए, सवाल में ही इतना दम है। जवाब दीजिए मुझे। महिला को अपना वक्ष क्यों काउडंग फेंका गया नमाज की जगह पर, जवाब दीजिए मुझे। दलित महिला को वक्ष काटने पे किसने मजबूर किया? काउडंग फेंका गया नमाज की जगह पे, उदाहरण दीजिए, अपने इस आरोप की बुनियाद बताइए मुझे। और भी लोग बैठे हैं अपनी बात कहने के लिए। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए।
दलितों के साथ और भी लोग बैठे हैं बात करने के लिए। आप ही के साथ शुरुआत की थी सर, धमकाया मत कीजिए डिस्कशन में आके। आप लोगों को लगता है कि एंकर कोई धमकाना शुरू कर देंगे हम, जैसे कि अभी सैयद असीम वकार कर रहे हैं। अभी तो सर आप कह रहे थे कि सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी, वहां पे कावड़ंग फेंका गया। आप एक पुलिस कंप्लेंट नहीं दिखा पाए। पिछले 3 मिनट से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप एक पुलिस कंप्लेंट नहीं दिखा पाए हैं। और जो दर्शक इस समय डिस्कशन देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, इस देश में सिटीजन के राइट, क्योंकि ये आपके सामने संविधान कहते तो हैं, लेकिन संविधान का इस्तेमाल, उसके द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल इनमें से कोई नहीं करता। सैयद असीम वकार, वन लास्ट टाइम बताइए मुझे, पुलिस में ये मामला कब पहुंचा? नहीं सर, सवाल का जवाब दीजिए, देना पड़ेगा आपको, या तो वापस लीजिए अपना आरोप वापस लीजिए, आरोप आपको वापस लेना पड़ेगा सर। और भी लोग हैं जो आरोप वापस, सिर्फ सैयद असीम वकार की आवाज, सिर्फ सैयद असीम वकार की आवाज, जवाब दीजिए। आरोप है मेरा, आरोप, हाँ बंद कर दिया आसिम वकार की आवाज, भगा दिया आसिम वकार को, बंद कर दीजिए, डर गया आसिम वकार से, डर गया आसिम वकार से, भगाइए आसिम वकार को। जवाब है नहीं आपके पास, आप बुला के बिठाती हैं। दलितों के खिलाफ जुल्म, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म, नमाज की जगह पर कहां पर कावड़ंग फेंका गया था? और वैसे आपकी आवाज ही टीवी पर है। पिछले 15 सेकंड 18 सेकंड सिर्फ आपकी आवाज थी। सवाल जो है उसका जवाब दीजिए। आपका एजेंडा है मैडम, आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा है हिंदू मुस्लिम करो, बीजेपी को फायदा पहुंचाओ, इलेक्शन जिताओ। हाँ, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर आपको ये लगता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझ पर अटैक करने से आपको वोट देगी सर, या ताली पीट रही होगी, वो आपको एक्सपोज होते हुए देख रही होगी। एक बार फिर से सवाल दोहराती हूँ, नमाज की जगह पर आपने कहा कावड़ंग फेंका गया, कहाँ फेंका गया था बता दीजिए। आप मेहनत कीजिए, आप बता दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे, आपके पास जवाब नहीं है। सॉरी सैयद असीम वकार, इसीलिए मैंने सवाल को उठाया, मुझे पता था बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आप एक पुलिस कंप्लेंट नहीं दिखा पाए। राजीव जेटली आपको जवाब देना चाह रहे हैं, ले लीजिए मैडम। सर सुन लीजिए जवाब। मैडम आप जवाब नहीं दे रही हैं। अरे मुझसे आप जवाब पूछने आए, सत्ता में हूँ, पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में हूँ। सबसे ज्यादा हाँ, मेरी जवाबदेही है। आपने आरोप लगाया, उस पर जवाब मांगा, आपसे जवाब देते नहीं बन पड़ा। आप सुनिए जवाब, जिससे जवाब आपको मिलना चाहिए वो जवाब देगा। और आप ये जवाब ढूंढ लीजिए, जो आपने आरोप लगाया इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? शर्म आपको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? अब आप आगे मुसलमान पे, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मुसलमान पे आ गए। राजीव जेटली, कौन करता है जुल्म? राजीव जेटली नहीं, मैं आपने आदित्य, आपने डिबेट जब शुरू करी थी तो नमाज को लेकर शुरू करी थी, और वकार साहब ने इसको इमीडिएटली दलित पर लेकर के आए। ये कोई खेल आज से नहीं चल रहा। आपको याद होगा जोगेंद्रनाथ मंडल जी जो पाकिस्तान में जाकर के मंत्री बने थे, दलित समाज से आते थे। ये खेल पहले से खेला जा रहा है, ये भड़काया जाता है। उसके बाद क्या हर्ष क्यों हुआ उनके साथ? पाकिस्तान छोड़ के उन्हें वापस यहां आना पड़ा। उन्होंने कहा मेरे साथ इतनी बुरी तरह से भेदभाव धर्म के आधार पर मेरे साथ मेरे ऊपर जो उत्पीड़न किया गया उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। और ये तब भी इन्होंने खेल खेला था दलित और स्वर्ण समाज के बीच का बंटवारे का, तब भी खेल खेला गया था। लेकिन जिन जिन लोगों ने उन लोगों के बीच में जाकर देखा कि मेरा फायदा उठाया, मुझे अपने ही समाज से काटकर अपने देश के अंदर अलग जाति में विभाजित किया, जिन जिन लोगों ने इस चीज का टेस्ट लिया तो वो वापिस आए। उन्होंने जनता को बताया कितने बुरे कर्म हमारे साथ किए जाते हैं। उसके बाद तो आप ये बताइए, जो जब से आपने डिबेट शुरू करी, इस बात पे शुरू करी कि दलितों के साथ क्या हो रहा है, ये डिबेट इस बात को लेकर के थी कि सड़क जाम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये डिबेट इस बात को लेकर थी क्या सरकारी संपत्तियों के ऊपर नमाज रूपी कब्जे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन आपने उसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस ने तो अपनी बात स्पष्ट कर दी कि वो इस बात के पक्षधर है कि सड़कें जाम होनी चाहिए, वो इस बात के पक्षधर है कि नमाज हर जगह पढ़ी जानी चाहिए, रास्ते बंद होते हैं, पक्षधर है कि जुलूस शहर के निकलते हैं, रास्ते बंद होते हैं, ब्लॉक हो जाए। लेकिन क्या रास्ते बंद होते हैं, आप भी वही विचारधारा रखते हैं जो कांग्रेस पार्टी रखती है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वही आप कह रहे हैं। तो आप दोनों लोग मिलकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं क्या? कांग्रेस पार्टी ने इस पुलिस को बढ़ाया है और आप लोग मिलकर के इसको बर्बाद करना चाहते हो। इस देश में बर्बाद करने वाले लोग आप वही हो तो देश के अंदर इस देश के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बिगाड़ने के लिए अंग्रेजों के मुखबिर बन करके इसमें राज कर रहे हो। केवल नमाज की फैक्ट्रियां नहीं खुल सकती हैं। नमाज को फैक्ट्री मत बनाइए, नमाज को आस्था का केंद्र बनाइए, नमाज को आस्था के रूप में प्रकट कीजिए। आपने तो नमाज को भी एक इंडस्ट्री बना दिया है कि ये सड़कों पर बैठेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हम कैसे परफॉर्म करते हैं। 2021 में की जा रही हो
आप लोग बीते ज़माने में ही खोए रहते हैं और गजेंद्र सांखला जैसे लोग धर्म, जस्टिफिकेशन, तुष्टीकरण को सही ठहराते हैं, वहीं सरकार चलाते हैं शिवसेना के साथ, जो इसी पैनल में कहती है हम इस बात पे कांग्रेस से इत्तेफाक नहीं रखते। ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है, आज की राजनीति के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। और सैयद असीम वकार, जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, नेक्स्ट टाइम जब इस तरह के आरोप लगाइएगा सर तो बाकायदा तथ्यों के साथ लगाइएगा, तथ्यों के साथ लगाइएगा। नहीं, आपकी कोई बात का जवाब नहीं दूंगा अगर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगी तो। सर मैं समझ गई आपके पास जवाब है नहीं सर, आपके पास जवाब है नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना आप इतने वरिष्ठ प्रवक्ता है। कोई बात नहीं सर, लगा लीजिए निजी हमले। वैसे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो मुझे जरूर बताइएगा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपको अदिति त्यागी को अटैक करने पर वोट देगी, मुझे भी पता चलेगा, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि चलो कुछ लोगों को आप जब मुझे अटैक करते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। डिटेल लेके आइएगा, आंकड़ा भी लाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.